जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके विद आंसर आप लोगों को सामने दिखाऊंगा मैं। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, दो चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, जो आपका एग्जाम के अंदर आ रहा है, बढ़िया तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाए हैं और साइड में आंसर भी आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, तो अब अगला एग्जाम जो है वो पॉलिटिकल साइंस का है, तो सारे बच्चे बस ढंग से इन वीडियोस को देख लेंगे ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखिए 36 चीज देखने से अच्छा है आप एक चीज देखें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना जो बैक ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो टोटल इस चैप्टर से ना 20 क्वेश्चन निकले हैं, 19वां यहां है, 20वां इधर है, तो टोटल 20 क्वेश्चन निकले हैं जो वैश्वीकरण से रिलेटेड है। हम लोग इस चैप्टर के अंदर वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के जो चैप्टर नंबर 9 है, जो इस बार टर्म में आ रहा है, सेकंड टर्म में आ रहा है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। 12th वाले बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाएं, सारी चीजें करवा दूंगा आप लोगों को। इसके बाद 3 चैप्टर और बचेंगे। आपका इस टर्म में 6 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टर्म में जो 6 चैप्टर आ रहे हैं उसके 2 चैप्टर ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, ठीक है। सत्ता के नए केंद्र और जो आपका 5वां चैप्टर था दक्षिण एशिया वाला, वो मैंने करवा दिया। बाकी आज 9 चैप्टर हम लोग करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन। तो किस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, आंसर भी आप लोगों को करना है, आंसर भी आप लोगों को सामने रहेगा। मैं सारी चीज आप लोगों को समझाऊंगा, बस क्या करना है सिर्फ ढंग से सुनना है। जब आप लोग सुन लोगे ना ढंग से तो क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर इतना अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि फिर भूलोगे नहीं, ठीक है। तो वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। वैश्वीकरण क्या होता है? तो सिंपल सा वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह, ठीक है। प्रवाह यानी फ्लो करना। तो सिंपल सी बात है, जब एक देश से दूसरे देश में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज जो है एक देश से दूसरे देश जब वो कनेक्ट करती है, जब वो जुड़ती है, जब वो आदान प्रदान होता है उस चीज का, तो उसको क्या बोला जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो ये हमें याद रखना है कि वैश्वीकरण होता क्या है, प्रवाह क्या है। उससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में राजनीति पर प्रवाह मतलब वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, आर्थिक तौर पर कैसे है, सांस्कृतिक तौर पर कैसे है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इसके अलावा भी 4-5 क्वेश्चन और थे, लेकिन मैंने वो नहीं लिखे क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड थे। अगर ये 20 क्वेश्चन आप लोग को ढंग से समझ में आ गए ना, आप नहीं भूल सकते ये चैप्टर। और इससे भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। 40 मार्क्स का जो आपका एग्जाम आएगा वो बढ़िया तरीके, जब आप सारे क्वेश्चन, क्या करना है, सिर्फ सुनना ही तो है, सुनना है और समझना है, तो क्या हो जाएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। बस ढंग से समझे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझेंगे सारी चीजें अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग जो है इसमें सबसे पहले तो ये जानने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। देखिए तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि दुनिया पर वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को बताएं। तो राजनीतिक प्रभाव कहीं ना कहीं, देखिए वैश्वीकरण का जो अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट और कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ता है। सकारात्मक और नकारात्मक जो है दोनों तरीके से हमारे ऊपर अफेक्ट करता है क्या, वैश्वीकरण, ठीक है। वो हम संस्कृति में भी पढ़ेंगे, आर्थिक तौर पे भी पढ़ेंगे, राजनीतिक तौर पे भी पढ़ेंगे। तो आगे बात समझ में। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि राजनीति पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण का राजनीति पर प्रभाव कैसे पड़ता है, वो सारी चीज समझिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग को सच में वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें, ठीक है। बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। और 7th क्लास ने बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी को पकड़ा है, तो पकड़ के चलेंगे और बढ़िया तरीके से सारा करवा दूँ, आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, राजनीति प्रभाव क्या है, राजनीति पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है, वो आप देखिए जरा। बाकी धीरे धीरे करते करते हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। देखिए जरा, क्या बोले बहुत टाइम लगा दिया अभी तक पढ़ा नहीं है, चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए दुनिया पर वैश्वीकरण का राजनीति प्रभाव, तो आंसर आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरीके से जो है आंसर दिखा रखा है। तो इसमें देखिए राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। तो दुनिया पर वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव, तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य क्षमता का क्षरण होता है। देखिए कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट ये हुआ है कि राजनीतिक तौर पर सरकार ने, जब वैश्वीकरण आया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, तो सरकार ने आर्थिक तौर पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया और लोक कल्याणकारी कार्य करने कम कर दिए। आगे बात समझ में। सरकार ने किस पर ज्यादा जोर दिया है, आर्थिक तौर पर ज्यादा जोर दिया है, व्यापार को बढ़ावा दिया है, ठीक है। फायदे और नुकसान दोनों होता है हर चीज का, ये बात आप लोग को याद रखनी है। देखिए इसमें किस चीज पर ध्यान दिया गया है, नई नई प्रौद्योगिकी आई है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो सरकार कहीं ना कहीं उन चीजों से हटकर कुछ अलग करने के लिए अब सामने आई है। आगे बात समझ में। देखिए तो कानून और व्यवस्था के रखरखाव और अपने नागरिकों की सुरक्षा जैसे कुछ मुख्य कार्य करता है। तो सरकार क्या क्या करना शुरू करी है राजनीतिक तौर पर, तो कानून व्यवस्था के रखरखाव के लिए, नागरिकों के रखरखाव के लिए सरकार ने कुछ नए नए जो है यहाँ पे नियम जो है बना दिए हैं। आगे बात समझ में। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। दूसरा है कल्याणकारी राज्य के स्थान पर, मैंने बताया था कल्याणकारी कार्य क्या होते हैं, तो कल्याणकारी कार्य आप लोग को दिख रहा होगा सामने कि कल्याणकारी यानी कि जब जनता की भलाई के लिए जो कार्य किए जाते हैं ना, वो कल्याणकारी कार्य कहलाते हैं। आगे बात समझ में।
तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। तो कल्याणकारी राज्य के स्थान पर यह बाजार है, मतलब यहाँ पे क्या है, किस पर ज्यादा जोर दिया गया है, बाजार पर, व्यापार पर ज्यादा जोर दिया गया है, जो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन जाता है। यानी कि हर तरीके से सरकार जो है, देश जो है, वो किस चीज पर जोर देने लगता है, बाजार पर। अब जैसे हमारे देश की बात करें, भारत की बात करें, तो आज भारत जो है डेवलपमेंट की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे बस ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तौर पे वैश्वीकरण के अंदर भारत भूल गया अपनी जनता को, नहीं, लेकिन नए नए तरीके से लोगों का भला किया जा रहा है। आज के टाइम पे सरकार क्या कर रही है, उन चीजों से थोड़ा सा मन हटा के व्यापार पर ज्यादा जोर दे रही है, जिससे कि क्या होगा, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करना शुरू करेगा तो उसकी भलाई ऑटोमेटिक धीरे धीरे होती रहेगी। लेकिन इससे क्या हुआ है कि जो अमीर देश हैं उनको ज्यादा फायदा हुआ है, और जो विकासशील देश हैं, जो विकसित है, उनको तो फायदा है, जो विकासशील है उनका थोड़ा कम फायदा हो रहा है यहाँ पे, और जो बिल्कुल गरीब देश है उनका तो फायदा ही नहीं हो रहा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको समझना है, एक साथ समझाऊंगा, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट है, दुनिया भर में बहुराष्ट्र कंपनियों की प्रविष्ट, बहुराष्ट्र कंपनियां यानी कि इंटरनेशनल कंपनियां जो लग रही हैं अलग अलग देशों में, प्रविष्ट और बढ़ी हुई भूमिका सरकारों को अपने निर्णय लेने की क्षमता में कमी की ओर ले जाती हैं। यानी सिंपल सी बात है, जब हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां लग रही हैं तो सरकार कहीं ना कहीं उनकी बातों में आके, या बोल सकते हैं व्यापार पर ज्यादा जोर देगी, तो लोक कल्याणकारी कार्य करना जो है सरकार कम कर देगी। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान से जब आप समझोगे ना तो वो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके माथे पे 4 चांद आ जाएंगे और आप सिंह नहीं आएगी टेंशन नहीं लेना, बहुत सुंदर हो जाओगे आप, है ना, बढ़िया हीरो हीरोइन बन जाओगे। इतना बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ये क्या आ गया भाई बीच में, चलो भगा यहाँ से, ठीक है। देखो अब इसमें देखो जरा, चौथा पॉइंट क्या है, कुछ सरकारों को कुछ नियमों और विनियमों के साथ दूर करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कामकाजी लोगों और पर्यावरण के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे नियम, देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगती हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं उन कंपनियों की भी बात माननी पड़ती है, अगर कोई बड़ा देश हमारे देश में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है तो इससे क्या होता है, सरकार जो होती है हमारे लिए कार्य करना थोड़ा सा कम कर देती है, ये चीज होता है। पांचवा, दूसरी ओर वैश्वीकरण के समर्थक मानते हैं कि जो वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं वे मानते हैं कि कुछ मामलों में राज्य क्षमता को वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बढ़ावा मिला है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, राज्य के निपटान में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के साथ अपने नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उपलब्ध है। इस जानकारी के साथ राज्य बेहतर तरीके से शासन करने में जो है सक्षम है, समक्ष है। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है कि राज्य क्या करती है, सरकार क्या करती है कि जो है, जो वैश्वीकरण का समर्थन करने वाले हैं वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अच्छा कर रही है, ठीक है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखते हुए चलना है, तब जाकर सारी चीजें आप लोग को जो है समझ में आएगी बढ़िया तरीके से। आगे समझ में बात। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझा दिया विद आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का, पूछेगा वैश्वीकरण के संबंध में प्रवाहों से क्या अभिप्राय है। प्रवाह क्या होता है, फ्लो, ओए होए फ्लो तो फ्लो यानी कि जैसे पानी का फ्लो होता है ना, वैसे ही फ्लो, प्रवाह करना, एक जगह दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, ऐसे करते नाच लेना, बिल्कुल ठीक है। ऐसा पढ़ना है कि हीरो हीरोइन बन जाओ, धांसू तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि वैश्वीकरण के संबंध में प्रवाहों से क्या अभिप्राय है, तो आप लोग जो है आंसर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरीके से है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रख लेनी है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान सुनिए, वहीं रहिएगा, जाइएगा मत। देखिए तो वैश्वीकरण के संबंध में प्रवाह का अभिप्राय, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे कुछ तो, और कुछ हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन सारा इजी तरीके से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस समझना है आप लोग को, मजा आ जाएगा फिर तो ऐसे। देखिए क्योंकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सटीक अर्थों में नहीं होता, इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। यह अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह, ठीक है। दिख रहा होगा, प्रवाह कई तरीके से हो सकता है। प्रवाह यानी देखिए फ्लो कई तरीकों से होता है। आप देखेंगे पूंजी का फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पूंजी जा रही है, आ रही है। लोगों का फ्लो है, लोग भी आ जा रहे हैं। विचारों का आदान प्रदान है, ठीक है। समाचार का आदान प्रदान है, हर तरीके से वैश्वीकरण है, फ्लो है, वो प्रवाह है, वो प्रवाह यानी फ्लो करना। देखिए तो विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, ये भी एक प्रवाह है, फ्लो है। पूंजी का एक दूसरा है, उसी में पूंजी का एक से ज्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना, जैसे चीन से हमारे देश में, अमेरिका से हमारे देश में, हमारे देश से दूसरे देशों में, उसका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे जरूरी बात है
विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है। आज विश्व भर के देश एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। किन चीज़ों का, वस्तुओं का, सेवाओं का और संचार का, हर चीज़ का फ्लो किया जा रहा है, हर चीज़ का जो है आदान प्रदान किया जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे बात समझ में, ये बात आप लोग को याद रखनी है। इसको हमने बोल दिया प्रवाह। प्रवाह तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा इसका, बढ़िया तरीके से। चलिए आंसर महाराज अब जाइए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए जरा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तीसरा क्वेश्चन। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछ लेगा तो आपके खोपड़ी के बाल नहीं उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको आता होगा। जिसको नहीं आता होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा, तो क्या होगा कि बिल्कुल उड़नछू हो जाएगा, वो बिल्कुल ढिंचक बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि तीसरा क्वेश्चन जो है ढंग से समझना है, क्योंकि देखिए जो समझ जाएगा वो बहुत बढ़िया नंबर ले आएगा और उसको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। जो पढ़ के ही नहीं जाता वो एक दूसरी कॉपी में झाँकता है, आंसर शीट में झाँकता है क्यों झाँकते हो भाई? जब पहली पढ़ लो तो, है ना, पहली पढ़ लो, क्या दिक्कत है फिर? तो यही चीज़ें देखिए जरा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आंसर, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिखाऊं और उसको एक्सप्लेन करूं, बढ़िया तरीके से समझाऊं, ताकि आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। आगे बात देखिए, आंसर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरीके से क्या करना है इसमें। तो सिंपल सा छोटे छोटे, इसमें 1 मार्क्स का है, वैसे मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके बताऊंगा आप लोगों को। वैश्वीकरण के बारे में पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी मतलब पूरा विश्व जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। बहुआयामी अवधारणा, हर चीज का वैश्वीकरण होता है, ठीक है, प्रवाह होता है। इस अवधारणा के मूल में प्रवाह अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। प्रवाह यानी फ्लो। प्रवाह कई तरह से हो सकता है। वैश्वीकरण के संबंध में विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना, वही वाला क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। आंसर, क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। विचारों का एक दूसरी जगह जाना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में। आजीविका मतलब होती है रोजी रोटी। आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। जैसे आज हमारे देश के लोग बहुत सारे दुबई में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, जो है कई देशों में फैले हुए हैं। ऐसे बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं। तो ये भी एक तरीके से प्रवाह ही है। लोगों का भी आना जाना क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है। तो आपको जब आंसर समझ में आ जाता है ना, तो आप अपने लैंग्वेज में, या बोल सकते इतना, मतलब ये मत करना तू तड़ा करके लिख दिया ऐसा कभी मत करना। आप लोग को लिखना है कि बढ़िया तरीके से, आगे समझ में, आपको जो माइंड में आया बढ़िया तरीके से समझ के बस अच्छी लैंग्वेज के साथ आपको लिखना है, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, वैश्वीकरण के किसे कहते हैं, ये मैंने आप लोग को बता दिया। छोटे छोटे क्वेश्चन, अब देखिए 20 क्वेश्चन है, जब आप समझ जाएंगे ना पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आगे बात समझ में, बस शर्त यह है कि आप मन लगा के सुने। अब जब नहीं सुनोगे मन लगा के, जब समझोगे नहीं सारी चीज़ें, तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आगे बात समझ में। तो देखिए जरा, चलिए आप महाराज जी जाइए अब यहाँ से, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है, चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि नाचेंगे आप देखिए, तो प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए आपसी जुड़ाव की मान्यता से वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है। प्रौद्योगिकी में हुई जो तरक्की है ना, प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी की जो तरक्की हो रही है डे बाय डे, उसने कैसे कैसे जो है पूरे देशों को आपस में जोड़ा है, उसके बारे में बताना है। आगे बात समझ में। तो जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका आंसर किस तरीके से आप लोग को बताना है। तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, देखिए क्वेश्चन समझ गए ना, आंसर क्लियर हो जाएगा। अब जरा एक बार सुन भी लीजिए आंसर क्या है। तो संचार साधनों की तरक्की, संचार साधन यानी कम्युनिकेट करना एक दूसरे किसी भी माध्यम से हो सकता है। आजकल तो इंटरनेट है, घर बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ बात हो जाती है ना, उनसे बात चलिए गलत बात नहीं करते हैं ना। देखिए, तो संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से जो है वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जरूरी बात है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज क्या है, पूरे विश्व के लोग, देखिए हमारा कोई दोस्त, हमारे कोई सगे संबंधी अगर अमेरिका में रह रहे हैं, तो आज हम क्या करते हैं, घर बैठे बैठे उनसे वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। यही तो टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आज घर बैठे बैठे हमको मिल जा रही हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। यानी जो भी घटना आज किसी देश में हुई है, तो दूसरे देश में उसको तुरंत ही दिखाया जाता है, लाइव भी दिखाया जाता है। बर्ड फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते,
जैसे कोरोना आया, अब कोरोना क्या था कि एक देश में ही सिमटा रहा नहीं, पूरे विश्व भर में फैला, पूरे विश्व को तबाह किया इसने। तो जल्दी जल्दी पूरा विश्व सजग हो गए, पूरे विश्व के देश सजग हो गए कि अरे भाई हमारे देश में ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं। तो सरकार का ये फैसला काफ़ी अच्छा था। ये घटनाएं राष्ट्र सीमाओं का जोर नहीं मानती, और ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं, आर्थिक घटनाएं मतलब पैसों को लेकर देखा जाता है, जैसे सुनामी आ गई, आपदा आ गई कोई बहुत बड़ी और पूरा देश तबाह हो रहा है, इससे क्या होता है कि तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्र परिवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। तो कई देशों में ऐसा होता है, जो कोई भी घटना घटित होती है तो पूरे विश्व भर में प्रसारित कर दी जाती है, जिससे क्या होता है बाकी देश सजग हो जाते हैं। ये है प्रौद्योगिकी का तरक्की, जिससे क्या है आने वाली समस्या से हमारा देश बच सकता है, आने वाली समस्या दूसरे देश बच सकते हैं। तो ये प्रौद्योगिकी का लाभ हो गया। आगे बात समझ में, तो ये चीज था, आपको इस तरीके से आंसर देना है, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, इतना मस्त पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आंसर महाराज जाइए अब यहाँ से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। देखिए जरा, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का था, ठीक है ना। देखिए अब आ जाता है, क्या वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता अथवा सांस्कृतिक विविधता अथवा दोनों को प्रोत्साहित करता है? तो वैश्वीकरण के अंदर सांस्कृतिक समरूपता या सांस्कृतिक विविधता क्या है? समरूपता मतलब एक जैसा होना, विविधता मतलब थोड़ा चेंजेस होना। क्या वैश्वीकरण के अंदर दोनों इसको मतलब प्रोत्साहित करते हैं वैश्वीकरण को? तो ये हमें आंसर जो है समझना होगा। देखिए जरा आंसर देखिए आप लोग ढंग से जरा, ठीक है। देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव सांस्कृतिक रूप से भी पड़ा है, जैसे राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पड़ा है, अभी आर्थिक भी पढ़ेंगे, तो सांस्कृतिक तौर पर भी, जैसे संस्कृति के अंदर क्या आता है, पहनावा, खाना पीना। जैसे आज हम लोग वेस्टर्न फूड खाते हैं, चाइनीज फूड खाते हैं, दूसरे फूड खाते हैं, इटालियन, और बढ़िया बढ़िया 2 अलग अलग डिशेस खाते हैं। हमारे इंडिया का लिट्टी चोखा भी बड़ी बड़ी जगह फेमस है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी इंडिया की भी खाई जाती हैं बाहर देशों में। तो ये क्या होता है, ये सांस्कृतिक है। पहनावा, हमारा पहनावा, बाहर का पहनावा एक दूसरे से मिलता जुलता है, उन्होंने हमारी कॉपी करी, हमने उनकी कॉपी करी। तो ये सिंपल सी बात क्या है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। तो देखिए जरा, तो इसमें बोला गया इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं। देखिए यहाँ पर 2 नंबर का दे रखा है, लेकिन मैंने 4 नंबर का दिखा रखा है, क्योंकि आपको बड़ा क्वेश्चन पूछ लेगा इससे। आगे बात समझ में, देखिए तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव तथा कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, दोनों पढ़ते हैं। हम विश्व के किसी भी भाग में रहें, वैश्वीकरण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी देश वैश्वीकरण से नहीं बच सकता, क्योंकि हर देश कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम तो यूएनओ के सदस्य हैं ना। तो आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो सारे देश क्या है, उसके सदस्य हैं। वर्तमान समय में लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, इन सभी पर वैश्वीकरण का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। वैश्वीकरण से विश्व में सांस्कृतिक समरूपता का उदय होना शुरू हुआ है। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। देखिए हमारे यहाँ महिलाएं जो है साड़ी ओड़ी पहनती हैं सब, और आज विदेशों में भी साड़ी ओड़ी पहना जाता है, अमेरिका में भी साड़ी ओड़ी पहना जाता है। तो ये इसका क्या मतलब है, वैश्वीकरण है ना, हमारा भी कॉपी कर रहे हैं, हम भी उनका कॉपी कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, वेस्टर्न कल्चर अपनाने में आप अपनी संस्कृति मत भूल जाइए, बाहर का कल्चर अपनाने में आप अपनी संस्कृति मत भूल जाइए। इसीलिए जो है हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने भी, या बहुत से लोगों ने भी इसका विरोध किया है। तो देखिए जरा, सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग है और विशिष्ट होती जा रही है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरी संस्कृति अपना रहे हैं, तो वो क्या हो रही है, वो क्या हो रही है कि एक दूसरे से मतलब हो क्या रहा है, हम ज़्यादा अपनाते चले जा रहे हैं वहाँ की संस्कृति, तो हमारी संस्कृति का नाश होता चला जा रहा है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहा जाता है। यानी कि क्या है, सिंपल सा, कि हम जो है बाहर की संस्कृति अपना के अपनी संस्कृति खत्म करें। आप बाहर की संस्कृति अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति खत्म तो ना होने दें। ये चीज़ आप लोग को बढ़िया तरीके से जो है याद रख लेनी है। कोई दिक्कत, तो ये चीज़ आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखें। और ये मैंने आप लोग को जो है सांस्कृतिक तौर पर नकारात्मक सकारात्मक दोनों याद होना चाहिए आप लोग को। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। चलिए आंसर महाराज जाइए अब यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो हाँ, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने, वैसे ही दोबारा से एक बार पूछा गया है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, छोटा है क्वेश्चन इसलिए मैंने दोबारा दे दिया ना, ताकि और इसमें डिटेल से हमें पता लग सके। आगे बात समझ में, चलिए देखते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है।
क्वेश्चन रिपीट होता है लेकिन आंसर सेम होगा, मतलब देखो क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाएगा लेकिन आंसर रिपीट होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा आंसर। इसका क्या मतलब है कि आपको आंसर एक ही लिखना है, मन में एक ही चीज रखनी है बढ़िया तरीके से। आगे बात समझ में? देखिए तो जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा वहां पे। तो वैश्वीकरण के निम्नलिखित राजनीतिक प्रभाव है। हम यहाँ राजनीतिक पढ़ रहे हैं ना, आर्थिक अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन 7वां होगा, ठीक है। अभी हम छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो राजनीतिक प्रभाव क्या है? राज्य की क्षमता कम होना। सिंपल सी बात है, राज्यों ने, देशों ने क्या किया है, अपने कल्याणकारी कार्यों की तरफ से थोड़ा मन हटा लिया, आर्थिक तौर पर ज्यादा चले गए हैं, आर्थिक व्यापार पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। तो इसलिए बोला गया है, आपका पहला ही पॉइंट है, राज्य की क्षमता कम होना, ठीक है। जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देती थी पहले, अब उस चीज पर ध्यान ना देकर दूसरी चीजों पर ध्यान दे रही है। दूसरा पॉइंट है, राज्य के कल्याणकारी कार्यों का स्थान राज्य के कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने जैसे कार्य ले रहे हैं। यानी कि अब कल्याणकारी कार्य कम करके क्या कर रहे हैं, राज्य कानून व्यवस्था पर, सुरक्षा पर, यानी कि बढ़िया तरीके से जो है अपने देश को मजबूत करना सैनिक तौर पे और जो है कानूनन तौर पे मजबूत करना, इस चीज पर ज्यादा ध्यान जो है आज के डेट में देश देते चले जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर है, राजनीतिक तौर पर आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट है, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण मुख्यतः बाजार द्वारा हो रहा है। हर चीज का निर्धारण किस तौर पर किया जा रहा है? बाजार के तौर पर, व्यापार के तौर पर, इन सब के तौर पर जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये चीज याद रखनी है कि जो सरकारें हैं राजनीतिक तौर पर जुड़कर वैश्वीकरण के साथ आर्थिक महत्व को ज्यादा जोर दे रही हैं, आर्थिक को जो है ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो चलिए आंसर महाराज जाइए। देखिए हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो बैक ईयर्स के क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, वही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। डेफिनेटली इन्हीं में से आएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, बस बढ़िया तरीके से समझना है और वहां जाकर टेंशन फ्री होकर लिख देना है। बस क्या करें, अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगता है ना वीडियो, तो इसको लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा, हमारा हौसला और बढ़ेगा और बनाने में और ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए मेहनत करने में और ज्यादा मजा आएगा। बस थोड़ा सपोर्ट करें, 7th क्लास को भी बहुत आगे तक जाना है, ठीक है ना। आप लोग का प्यार चाहिए। अभी एनएवएस वाले बच्चों ने सपोर्ट किया था, बस आप लोग भी सपोर्ट करें, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। आगे बात समझ में? अभी तो बहुत सारी वीडियोज हैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। अभी हमने राजनीतिक पढ़े, आर्थिक पढ़ने वाले हैं। तो आर्थिक के अंदर व्यापार वगैरह को प्रोत्साहन, हर चीज को जैसे ज्यादा कैसे प्रोत्साहन दिया गया, वो सारी चीज हम लोग इसके अंदर जो है पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, तो देखिए जरा इसका आंसर आप लोग को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किस तरीके से क्या करना है। तो देखिए जरा ध्यान से सुनिए, छोटा सा आंसर है आपका, सिंपल सा, आर्थिक प्रभाव। देखिए छोटी छोटी चीजें जब समझ जाओगे ना तो बड़ा आप लोग अपने आप ही बना लोगे, इतना बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, बस समझ लेना है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, तो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, आर्थिक यानी व्यापार के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है। तो विश्व के विभिन्न देशों में पूंजी यानी पैसा, पूंजी, वस्तुओं और लोगों और विचारों में के प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है। जैसे हमारे देश के लोग बाहर देश जाते हैं कमाने के लिए, वहां से पैसा हमारे देश में आता है, उनको भी लाभ होता है, हमको भी लाभ होता है। तो यही तो है वैश्वीकरण आर्थिक तौर पे, क्योंकि इसमें व्यापार का एक पैसे का एक क्षेत्र आ गया। दूसरी बात, आयात निर्यात पर प्रतिबंधों में कमी। अब आयात निर्यात ज्यादा हुआ, आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है, आयात निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेन देन बहुत ज्यादा बढ़ी है इससे, तो आर्थिक तौर पर इस चीज को बढ़ावा मिला है। तीसरा पॉइंट है, विकसित देशों को विकासशील देशों की तुलना में अधिक लाभ मिलता है। थोड़ा सा नेगेटिविटी इसकी ये रहेगी, क्योंकि भाई पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहेगी, सकारात्मक है तो नकारात्मक भी रहेगा। तो नकारात्मक ये है कि ज्यादातर बड़े देशों को इससे लाभ हुआ है, छोटे छोटे देशों को इससे ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। आगे बात समझ में? तो विकासशील देशों को कम लाभ हुआ है और विकसित देशों को ज्यादातर इससे लाभ हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही पैसे वाले हैं। आगे बात समझ में? तो ये चीज हमें याद रखनी है और समझना है इसको, कोई दिक्कत? तो ये चीज आप लोग को ढंग से समझना है और याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आर्थिक प्रभाव भी हमने समझ लिया। चलिए आंसर महाराज जाइए यहाँ से अब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका बहुत छोटे छोटे इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, बड़े क्वेश्चन अच्छे से करवा दूंगा। और देखिए बस समझें ध्यान से जरा। अब 8वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। तो वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए। देखिए परिभाषा, अभिप्राय, ये एक जैसा आपका आंसर हो जाएगा। बस मैंने दे दिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हाँ आंसर होने वाले हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। वरना मैं भी 4-5 क्वेश्चन करवा के बोल सकता था कि हाँ वीडियो खत्म हो गई, इतना ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को ज्यादा समझना है, ज्यादा नॉलेज जब हो जाएगी ना तो ब्रीफ तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ भी आप आंसर जो है आपके सामने आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आगे 8वां क्वेश्चन क्या बोला है कि वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए, क्या यह एक बहुआयामी अवधारणा है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सिंपल सी बात है, वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए, क्या यह एक बहुआयामी अवधारणा है।
तो वैश्वीकरण की परिभाषा देनी है और ये बताना है क्या ये पूरे विश्व भर में फैला हुआ है और जो है अपने उत्तर में मतलब इसकी पुष्टि करनी है। बहुआयामी है ये वैश्वीकरण, तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये पूरे विश्व भर में फैला हुआ, पूरे विश्व के लिए है, ठीक है ना। तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से दे रखा है। आता है ना वैश्वीकरण की परिभाषा, तो आप लोग लिख ही सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोग को, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण की परिभाषा आप लोग लिखें, बाकी जो है मैं आप लोग को बता रहा हूं इसमें। देखिए वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। क्यों है? क्योंकि ये पूरे विश्व भर में फैला हुआ, पूरे विश्व के लिए है। इसके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवतार हैं और इनके बीच ठीक ठाक भेद किया जाना चाहिए। यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। ठीक इसी तरह यह मान लेना भी भूल होगी कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। यानी कि ये भी हम नहीं बोल सकते कि सांस्कृतिक है या अकेले राजनीतिक है या आर्थिक है अकेले, नहीं, सारा मिला जुला के है। बहुआयामी मतलब क्या है कि राजनीतिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, सांस्कृतिक भी होगा, हर चीज़ से मिलकर बना हुआ है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। कौन याद कर रहा है भाई? डेली कोई याद कर रहा है, हर वीडियो में हिचकी आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जरा, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विशिष्ट संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्व सामान्य जो है निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। यानी कि आप ये मत सोचें कि वैश्वीकरण का सरोकार सिर्फ एक चीज़ से है, वैश्वीकरण का लगाव सिर्फ एक चीज़ से नहीं, ये बहुआयामी है। यानी कि अपनी उत्तर की पुष्टि देनी है ना, तो सिंपल सी बात, आप लोग इसको ये समझें कि वैश्वीकरण हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? तो ये चीज़ आप लोग को बढ़िया तरीके से याद रख लेनी है। ये आंसर आप लोग के सामने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना, बस आप लोग को इस तरीके से आंसर अप्लाई कर देना है। आगे बात समझ में? चलिए, तो आंसर हमारा जाइए यहाँ से अब, ठीक है। अब देखिए जरा क्या आएगा इसके अंदर। देखिए अब आ जाता है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है वैश्वीकरण के किन्हीं 2 सांस्कृतिक परिणामों का वर्णन करें। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। आप लोग स्क्रीन पर इसका आंसर देखिए जरा ध्यान से, कैसे कैसे क्या बता रखा है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रख लेनी है। उत्तरी, ये क्या है? हमारे यहाँ नाग देवता पधारे हैं, प्रणाम, ठीक है। आप क्या करने आए हैं? मक्खी महाराज, टमाटर महाराज तो करते ही थे परेशान, आप भी आ गए हैं अब। तो देखिए जरा, अब इनसे भी आप लोग मिल लीजिए। हमारे नाग देवता हैं, बीच बीच में आ जाते हैं कभी कभी, है ना। ये भी बोल रहे थे सपने में आके कि मुझे भी तो लाया करिए वीडियो में, 7 क्लास की वीडियो में मुझे भी आना है। तो मक्खी टमाटर तो आते ही थे, बाकी ये भी आए हैं, आप लोग मिल लीजिए इनसे एक बार। हरे कलर के हैं देखिए हंस रहे हैं, बिल्कुल है। चलिए कोई बात नहीं, अब जाइए, बच्चों को पढ़ लेने दीजिए ना, एग्जाम है। चलिए जाइए अब यहाँ से, बाय बाय। चलिए देखिए हर कोई आता है हमारी वीडियो के अंदर। चलिए, तो जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर कर रहे हैं हम लोग? तो 9वां आंसर कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना है इसमें? तो आंसर देखिए कैसे दे रखा है कि वैश्वीकरण के परिणाम सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों में ही नजर नहीं आते। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी, बहुआयामी है, ये सब में नजर आएगा, ठीक है। तो आते और नहीं आते, हम घर में बैठे हों तब भी इसकी चपेट में होते हैं। कैसे कैसे? देखिए जरा, हम जो कुछ खाते पीते, पहनते हैं अथवा सोचते हैं, सब पर इसका असर नज़र आता है। यानी पहनावा अगर देखा जाए, आपने बिल्कुल अलग तरीके कपड़े पहन रखे हैं, चाहे चाइनीज़ कपड़े पहने तो चाइनीज़, वेस्टर्न पहने तो वेस्टर्न, है ना, अलग अलग तरीके समझ में आ जाएगा। हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं वे बातें भी वैश्वीकरण के असर में तय होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? वैश्वीकरण कहलाती हैं। तो संस्कृति के अंदर क्या आ जाएगा कि हर तरीके से आपको कहीं ना कहीं सांस्कृतिक का भी वर्चस्व आपके ऊपर देखने को मिल जाएगा। हम इससे अलग नहीं रह सकते। दूसरी बात क्या दे रखी है इसमें? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को जो है देखते हुए इस भय को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृति को खतरा पहुंचाएगी। यानी देखो, विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। सिंपल सी, कई देश तो क्या है, अपनी संस्कृति खत्म कर चुके हैं, दूसरी की संस्कृति अपना लिए हैं। ये भी गलत होता है। आप दूसरे की संस्कृति अपना रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति को खत्म होने दे रहे हैं। तो ये भी याद रखिए, वैश्वीकरण से यह होता है कि क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है। सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। यानी कि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि आज विश्व भर के देश क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों की संस्कृति अपना रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति का नाश करते चले जा रहे हैं। जैसे खाना पीना हो, पहनना हो, बातचीत हो, लैंग्वेज हो, अपनी भाषा खत्म कर दे रहे हैं, अपनी संस्कृति खत्म कर दे रहे हैं। नहीं,
आप दूसरों की अपनाओ लेकिन अपनी खत्म मत करो। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे लिख देनी है। चलिए आंसर महाराज, टाटा बाय बाय। अब जाइए, अब दूसरे को आने का मौका दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब हमें यहाँ पढ़ना है जो है 10वां क्वेश्चन। तो वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, फिर वही चीजें हैं लेकिन इसको देखेंगे अभी हम। वैश्वीकरण के प्रतिरोध के किन्हीं दो रूपों को सूचीबद्ध कीजिए। प्रतिरोध यानी कि इसका विरोध हुआ है, वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। तो कौन से लोग इसका विरोध करते हैं, ठीक है, वामपंथी दक्षिणपंथी लोग जो हैं दोनों ही इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या क्या चीज स्क्रीन पर देखिए, आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से। के एक हिस्से से विचारों, पूंजी, वस्तुओं तथा व्यक्तियों का प्रवाह दूसरे हिस्सों तक पहुंचना वैश्वीकरण कहलाता है। ये तो आप लोग को ढंग से समझ लेना है, याद कर लेना है। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण के प्रतिरोध के निम्नलिखित दो रूप हैं। वैश्वीकरण का प्रतिरोध किया है, कैसे कैसे किया गया है, जरा वो आप लोग को ध्यान सुनना है। देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण से अमीर देश और अधिक अमीर और गरीब देश अधिक गरीब हो सकते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव से क्या हुआ है, अमीर देश और अमीर हो जा रहे हैं, गरीब देश और गरीब हो जा रहे हैं। अंततः गरीब देशों का प्रतिरोध वैश्वीकरण के प्रति होता है, क्योंकि गरीब देश क्या है, देखिए जरा एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बताता हूँ। गरीब देश क्या करता है, जैसे आप गरीब देश है, बाहर की कंपनियां आई लगी, इससे क्या हुआ, वो लोग सोच रहे थे हमारा लाभ होगा, गरीब देश सोचता हमारा लाभ होगा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा फायदा अपने उठा ले रहे हैं और सस्ता लेबर लेके, सस्ता मजदूर लेके क्या करते हैं, उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है गरीब देशों का इसमें जो है हानि भी होता जा रहा है। दूसरा पॉइंट आप लोग देखिए, सांस्कृतिक संदर्भ में चिंता थी कि इससे परंपरागत संस्कृति को की हानि होगी और लोग सदियों पुराने जीवन मूल्य और तौर तरीकों के से हाथ धो बैठेंगे। यानी कहीं ना कहीं यही होता है कि पुरानी जो संस्कृति जो चली आ रही है ना लंबे टाइम से, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। किसकी वजह से, जो बाहर की संस्कृति हमारे देश में आती है, हमारे देश के लोग क्या करते हैं, फिर उसका प्रतिरोध करते हैं। तो वो चीज़ है, आप लोग को ये आंसर जो है यहाँ पे लिख देना है। आ गई बात समझ में। चलिए देखिए, तो आंसर महाराज जाइए अब यहाँ से, ज़्यादा नहीं है आंसरों में, बस आप लोग समझ जाएंगे ना तो बना के अपने मन से बहुत धांसू तरीके से लिख सकते हैं। बस पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और थोड़ा ज़्यादा लिखना है, यानी कि आपने एक लाइन में बस खत्म कर दिया नहीं, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया आंसर में वैसे लिखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो 10वां हो गया, ये 20वां क्वेश्चन है, ये लास्ट में करवाऊंगा, सबसे वहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ करवाना पड़ा। थोड़े टाइम बाद अगर आप लोगों ने साथ दिया बढ़िया तरीके से तो हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वो वाला बोर्ड आता है जिसपे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो भी होगा देखा जाएगा, नाम मुझे पता नहीं है। देखिए, तो ये चीज़ हो जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार देते रहें 7 क्लास को, अभी बहुत आगे तक जाना है, मजे से चलेंगे और बढ़िया तरीके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मेहनत करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत भर के करेंगे, साथ साथ आप लोग को भी करना होगा, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जरा 11वां क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, कि वैश्वीकरण की परिभाषा लिखिए, फिर वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा ही है, छोड़ा नहीं है, आ रहा है तो लिख दिया, यानी कि मैंने हटा दिया, लिख दिया है, बाकी सेम, ताकि आप लोगों को पता चले ना कितने बार रिपीट हो रहा है ये चीज, तो इंपॉर्टेंट होगा, जो जितनी बार रिपीट होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो वैश्वीकरण की परिभाषा लिखिए, वैश्वीकरण के किन्हीं 3 कारणों को लिखिए, ये बहुत धांसू हो जाएगा आपका आंसर। ये बार बार पूछा गया था, 3-4 बार पूछा गया था, लेकिन मैंने एक बार ही सिर्फ लिखा है यही क्वेश्चन। तो देखिए जरा, तो वैश्वीकरण के 3 कारण पूछता है, किन कारणों की वजह से वैश्वीकरण इतना ज्यादा फैला हुआ है पूरे विश्व भर में। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वैश्वीकरण विस्तार पर, देखो सिंपल सी बात है, विश्व स्तर पर पूंजी, पहले तो परिभाषा बता दूं मैं आप लोग को, विश्व स्तर पर पूंजी, वस्तुओं और लोगों के माध्यम से परस्पर जुड़े रहना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। तो बार बार ये रिपीट हो रहा है, ये तो परिभाषा हो गई। चलिए इसको आप बड़ा करके भी लिख सकते हैं अगर सिंगल आता है तो लेकिन इसके हम मेन चीज पढ़ते हैं, वैश्वीकरण के किन्हीं 3 कारणों को लिखें। तो 3 कारण क्या है वैश्वीकरण की, वो आप लोग ढंग से जरा देखिए जरा। पहला कारण, पॉइंट दिख रहा होगा आपको, संचार तकनीकों में क्रांति, यानी टेलीफोन, टेलीग्राफ और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दी है, संचार में क्रांति कर दी। इससे क्या हुआ है, वैश्वीकरण और तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से वैश्वीकरण आगे बढ़ा है। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग को याद रखनी है। दूसरी बात क्या है इसमें, पूंजी और वस्तुओं की आवाजाही, इससे भी वैश्वीकरण को बहुत ज्यादा, वैश्वीकरण के कारण है, ये बहुत बार पूछा जाता है और सबसे पहले ही आप लोग के इस चैप्टर के टॉपिक में यही पूछ रखा है, इसका आंसर जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, तो विचार, पूंजी और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना से ज़्यादा तेज
और व्यापक होगी। यानी देखिए लोगों की आवाजाही उतनी नहीं बढ़ी है जितनी की वस्तुओं की आवाजाही बढ़ी है, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ है बहुत तेजी से, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। तो पूंजी और वस्तुओं की आवाजाही ये चीज हो गया, पूंजी का भी आवाजाही है, वस्तुओं का भी आवाजाही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है किसी देश में घटने वाली घटनाओं का विश्व के अन्य भागों पर प्रभाव। कोई भी देश के घटना अगर किसी एक देश में घटती है तो दूसरे देश पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ये भी एक तरीके वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ता है। बर्ड फ्लू और जैसे कोरोना हो गया, सुनामी, किसी एक राष्ट्र में हदों में सिमटे नहीं रहते बल्कि ये पूरे विश्व भर में फैलते हैं। तो ये मैंने आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। और ये घटनाएं राष्ट्र सीमाओं का जोर नहीं मानती, मतलब एक सीमा में नहीं रहती हैं। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे विश्व भर में जो है महसूस किया जा सकता है। इसलिए बोला जाता है कि ये विश्व वैश्वीकरण के कारण है 3। जब ये 3 समझ में आ गया ना, आप बढ़िया तरीके से आंसर बना लेंगे। आगे बात समझ में, चलिए आंसर महाराज जाइए अब यहाँ से। ठीक है, तो देखिए एक बात मैं आप लोगों को छोटी सी बात बता दूं। देखिए एग्जाम के अंदर आपके कुछ ही चैप्टर आ रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ कि अगर जिसने हमारी वीडियोस देख ली, चौथे चैप्टर की बनाई मैंने, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक वीडियो बनाई है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। आपको करना ये है कि सिर्फ ढंग से सुनना है। अगर ये 6 चैप्टर्स सिर्फ इन दिनों में 6 घंटे में भी आप लोग पढ़ लेते हैं ना, पूरा ये समझ लीजिए आपका बोर्ड का जो तैयारी है, जो 6 चैप्टर आ रहे हैं इस बार, वो धांसू तरीके से हो जाएगा। आ रही है समझ में? और ये वीडियोस आप कभी भी देखते हैं, किसी भी ईयर में एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन हर चैप्टर का मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। जिससे क्या होगा, अभी तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए कर रहा हूं मैं, बाकी आने वाले टाइम में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगा। बस थोड़ा सा वीडियो लंबी होती है लेकिन आप लोग समझें और बढ़िया तरीके से करते जाए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से समझेंगे। आगे बात समझ में? तो ये चीज आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। चलिए तो ये मैंने बता दिया आप लोग को। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण सत्ता राष्ट्र राज्यों के स्थान पर वैश्विक उपभोक्ताओं के हाथ में आ गई है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि वैश्वीकरण के कारण सत्ता और राष्ट्र राज्यों के स्थान पर वैश्विक उपभोक्ताओं के अंदर, यानी कि ज्यादा हम लोगों ने क्या कर दिया है विश्व के अंदर कि उपभोक्ताओं के हाथों में आ गया है सारा पावर, और व्यापार पर ज्यादा आर्थिक तौर पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। चलिए देखते हैं, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको, इसका आंसर किस तरीके से होगा कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों, विकासशील जैसे भारत जैसे देश जो विकास कर रहे होते हैं, विकासशील होते हैं, विकसित जो विकास कर चुके होते हैं। तो क्या बताना है, देखिए वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। सरकारों ने क्या करा है, आज सत्ता में क्या कमी आई है कि जो कार्य उनको करने चाहिए आज वो कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। ज़्यादा व्यापार, उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। कल्याणकारी कार्यों से सरकार जो है आज मुंह मोड़ रही है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। यानी सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप अब नहीं कर रही है किसी भी मामले में। सरकार क्या कर रही है, कहीं ना कहीं व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, बाजार को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। चलिए पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए जरा क्या है, राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखे हुए हैं, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह से राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया। यानी सरकार अब लोक कल्याणकारी कार्य कम कर रही है बल्कि कानून पर, व्यवस्था पर, कानून व्यवस्थाओं पर, सुरक्षा पर, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दे रही, क्योंकि आज के टाइम पे जानते हैं ज़्यादा खतरा हो गया है देशों को। ठीक है, तो ये चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रही है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार, आर्थिक, सामाजिक प्राथमिकताओं पर पूर्ण निर्धारक है, यानी कि अब ज़्यादा व्यापार वगैरह पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए जरा क्या है इसका, विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं। हर देश में बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं ना, उन्होंने विकासशील देशों पर, जो विकास करने वाले देश हैं ना, जो आज विकास कर रहे हैं, उन जगहों पर, उन देशों में अपना पैर पसार लिए हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों, इंटरनेशनल कंपनियों ने, और उनकी भूमिका बढ़ी है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आई है। सरकार अपने मन से कोई फैसला नहीं लेती बल्कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलती हैं उनके तहत चल रही हैं आज। तो ये ना कहीं लोक कल्याणकारी कार्य में जो है बाधाएं उत्पन्न इससे हो रही हैं।
आगे बात समझ में, ये आपको आंसर बढ़िया तरीके से देना है जो मैंने आप लोग को इसको 12वें क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, चलिए आंसर हमारा, टाटा बाय बाय, जाइए अब यहाँ से, अब दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, देखिए जरा, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 13वां क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या करें। रिजल्ट क्या आता है वैश्वीकरण का, परिणाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा इसका आंसर किस तरीके से बनेगा। देखिए जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से इसका आंसर बनेगा। तो सबसे पहले ही देखो, वैश्वीकरण के परिणाम बता रहा हूं कि जो वैश्वीकरण होता है, किन चीजों को देखकर बोल सकते हैं हम लोग कि हाँ ये वैश्वीकरण है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको आर्थिक प्रवाह दिख रहा होगा, आर्थिक प्रवाह यानी कि फ्लो। देखिए प्राय जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है, यानी लेन देन, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, यानी खुद कुछ हम अपनी मर्जी से करते हैं, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह। किसी भी चीज का प्रवाह व्यापार के तौर पर देखा जाए तो ये आर्थिक प्रवाह कहलाता है। ये भी एक ना एक कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का परिणाम ही है, जिसको हम देख के बोलते हैं अरे ये तो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण हो रहा है, फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है आर्थिक तौर पर। दूसरा है व्यापार में वृद्धि। जब व्यापार में वृद्धि हो रही हो ना तेजी से, तो बोल सकते हैं हाँ ये वैश्वीकरण का नतीजा है, वैश्वीकरण का परिणाम है ये। कैसे देखिए, तो सिंपल सी बात है, वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे। पहले क्या करते थे, सब लोग रोक लगा देते थे कि नहीं आयात नहीं होगा, बाहर से कोई चीज़ हम नहीं मंगवाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध है। मतलब अब क्या है, फ्लो हो रहा है तेजी से, मैं नाचेंगे, इतना नाचेंगे कि बिल्कुल स्टेज हिला देंगे, है ना। तो देखिए तो फ्लो बहुत तेजी से हुआ है, आना जाना बहुत तेजी से हुआ है। तो व्यापारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ है कि धनी देश जो है, ये मक्खियां ना खोपड़ी उड़ा दे रही है मेरी। तो धनी देश निवेश करता अपना धन अपने देश की जगह काफ़ी कहीं बहुत जगहों पर निवेश कर रहा है। आज कर सकते हैं, हर कोई निवेश कर रहा है, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा। जो विकसित देश है आज विकासशील देशों में आए, तो भारत को विश्व का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन के मामले में, और सिंपल सी बात है यहाँ खरीदने वाले ज़्यादा लोग हैं, और अच्छी से अच्छी चीज़ भी खरीद लेते हैं और बेकार से बेकार चीज़ भी खरीद ली जाती है ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही है, उनका प्रभाव अबाधा हो उठा है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार भी इसका एक उदाहरण है। तो सिंपल सी बात है, इसके कारण भी जो है आज क्या हुआ है, बहुत तेजी से विस्तार और प्रवाह हुआ है। ठीक है, तो पहला का परिणाम बताया मैंने आप लोग को, आर्थिक प्रवाह। दूसरा व्यापार में वृद्धि। इन सबको हम देख के बोल सकते हैं हाँ हाँ परिणाम अच्छा है, परिणाम हुआ है, चलिए परिणाम है ये वैश्वीकरण का। उसके बाद आता है प्रवास। प्रवास में आप लोग को लिखना है, देखिए जो भी हो, वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह हुआ है उस सीमा तक जो है लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ी है। ये चीज़ तो हम लोगों ने देखा है, लोगों की आवाजाही उतनी नहीं बढ़ी है, बल्कि जितना क्या हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हुआ है। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अवैध बनाए रहते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े देश है ना, उनकी वीजा नीति बहुत कठोर है। जैसे हम कहीं दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो वीजा बनवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे ना हथिया लें। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं जो है प्रवाह उस हद तक नहीं बढ़ा है, बढ़ा है थोड़ा मोड़ा बढ़ा है, लेकिन उस हद तक नहीं बढ़ा जितना वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह बढ़ा है। आगे बात समझ में, ये हो जाएगा तीसरा। चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक प्रभाव। तो सांस्कृतिक प्रभाव ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जैसे वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण समस्त विश्व की अमेरिकी संस्कृति का प्रसार और एक हद तक प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। यह सांस्कृतिक रूप से जो है दबाव निर्मित करने वाली स्थिति है। विश्व की बाकी संस्कृतियों के समक्ष खतरा पैदा हो गया है। तो विश्व की जो बाकी संस्कृतियां ना, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। इससे क्या हुआ है, इससे जो है सिंपल सा कि जो ये है ना, क्या नाम है, सांस्कृतिक प्रवाह, तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिससे फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। आगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिया है, बहुत ज़्यादा पूछता है ये, तो ये आप लोग को इंपॉर्टेंट समझना। चलिए आंसर मारा जाइए अब यहाँ से देखिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 14th क्वेश्चन है, यहाँ आ गए हैं छोटे में।
वैश्वीकरण के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों को बताएं कि किन वजहों से वैश्वीकरण आज इतनी तेजी से हो रहा है। किन वजहों से, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वैश्वीकरण आज इतनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है ना। चलिए अपने स्क्रीन पर आप आंसर देख सकते हैं। सिंपल सा आप लोग को दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से कि विश्व में बदलते परिवेश में राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता बढ़ने के कारण वैश्वीकरण का विकास हुआ। देखिए आज कहीं ना कहीं हर देश किसी ना किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है, कहीं ना कहीं दूसरे देश के ऊपर जो है वो जो है निर्भर है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, पहला कारण। दूसरा कारण देखिए जरा कि विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर बढ़ती निर्भरता ने वैश्वीकरण का रास्ता साफ किया है। तो देखिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो है विश्व बैंक यानी WB, तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक पर बढ़ती निर्भरता ने वैश्वीकरण का रास्ता साफ किया। तो आज कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों का जो है निर्भर इन संस्थाओं पर निर्भर हो रहे हैं, इन एजेंसियों पर निर्भर हो रहे हैं, इससे वैश्वीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि विश्व स्तर पर संचार साधनों की तरक्की और उपलब्धता में तीव्र विकास। आज हम लोग टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ा दी है कि बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, देश एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, आपकी पत्नी अगर जो है चाइना में बैठी हुई है या कहीं और दूसरे देश में बैठी हुई हैं, तो आप उनसे बड़े आराम से बात कर सकते हैं। याद नहीं आएगी उतनी, हाँ याद आएगी, आप वीडियो कॉल करके देख सकते हैं कि हाँ हमारी पत्नी, या अपने माता पिता से बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आज घर बैठे बैठे। उसके बाद है चौथा, पूंजीवादी व्यवस्था के विश्वव्यापी प्रसार के कारण। तो सिंपल सी बात है, आज बहुत सारे देशों ने पूंजीवाद को सपोर्ट किया है। क्यों? ताकि वो व्यापार अधिक से अधिक कर सकें। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है और ये मैंने आप लोग को समझा दिया है। आगे बात समझ में? चलिए, तो ये आंसर था आपका 14th का। चलिए आंसर हमारा, जाइए अब यहाँ से। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग 3 चैप्टर और करेंगे जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। वो पूरा सेकंड बुक का होगा। ये पहली बुक के 3 चैप्टर करवा दिए मैंने। जिसने नहीं देखा 2 चैप्टर पिछले, वो जाकर जरूर देख ले। बढ़िया तरीके सारा समझा दिया मैंने, बस वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, बस सारा मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है ना। देखिए उसके बाद आ रहा है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में क्या है, भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने के किन्हीं 3 अवसरों का जो है आकलन कीजिए। कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका आंसर किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर बता रखा है 2 प्रकार के लोग होते हैं हर देश के अंदर, वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो किस प्रकार से लोगों ने इसका विरोध किया है वैश्वीकरण का, तो देखिए जरा। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वाले का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक अवस्था है जो धनिकों को धनी तथा इसकी संख्या में कमी और गरीबों को गरीब बनाती है। तो वामपंथी लोग, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबों का सपोर्ट करते हैं, बोल रहे हैं कि जो वैश्वीकरण है ना, उसके आने से, जैसे वैश्वीकरण का सोच रखने वाले लोग क्या बोलते हैं कि वैश्वीकरण आने से देश के अंदर सिर्फ अमीरों को लाभ हो रहा है, गरीबों को लाभ नहीं हो रहा। तो ये किसने बोला है? वैश्वीकरण ने। तो देखिए वामपंथी लोगों ने, वामपंथी लोग बोलते हैं कि आप विकास करें, वैश्वीकरण हो, लेकिन गरीबों का नाश ना हो। आरी बात समझ? वामपंथी लोग क्या बोलते हैं? विकास हो, वैश्वीकरण हो, ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगें, लेकिन उसमें गरीबों का नाश नहीं होना चाहिए। ये वामपंथी लोग बोलते हैं। आगे बात समझ में? उसके बाद क्या बोल रखा है कि दूसरा पॉइंट है, राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित में रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी होती है। वैश्वीकरण के कारण दक्षिणपंथी उसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। और देखिए वैश्वीकरण के कारण दक्षिणपंथी भी लोग चिंतित हैं, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर। देखिए राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य में के कमजोर होने की चिंता है। यानी कि दक्षिणपंथी लोग भी चाहते हैं विकास हो, ठीक है, विकास हो और पूंजीवाद को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। दक्षिणपंथी लोग बोलते हैं कि भाई जब बाहर के लोग आएंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा नहीं, तो यहाँ पर विकास कैसे हो पाएगा भारत के अंदर। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं दक्षिणपंथी। बोलते हैं कि वैश्वीकरण होना चाहिए, भर भर के होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए, जब तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ नई सोच वाले होते हैं कौन? दक्षिणपंथी लोग। लेकिन वैश्वीकरण वो वामपंथी लोग क्या होते हैं? जो गरीबों का भी सपोर्ट करके बोलते हैं कि हाँ हो, लेकिन गरीबों को मद्देनजर रखते हुए। दक्षिणपंथी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन हाँ फायदा ही फायदा होना चाहिए, दक्षिणपंथी ऐसा बोलते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट बोल रखा है, वैश्वीकरण का विरोध दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि दक्षिणपंथी लोग इसका विरोध नहीं करें,
करे हैं। दक्षिणपंथी भी बोलते हैं कि हाँ हमारी संस्कृति का नाश नहीं होना चाहिए, बस क्या हो कि विकास हो, तरीके से हो, बस संस्कृति का नाश नहीं हो। यह खेल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रभावों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें केवल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल के छात्र छात्राओं में विदेशी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि का विरोध शामिल है। यानी दक्षिणपंथी लोगों ने भी इस चीज़ का विरोध किया है कि भाई जो वैश्वीकरण है ना, उस हद तक नहीं चला जाना चाहिए कि आपको पूर्ण रूप से डिपेंड हो जाओ आप दूसरे देश पर, उसके पूरी कॉपी कर लो, अपनी संस्कृति का नाश मत करो। तो इस तरीके से वैश्वीकरण का वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ने ही विरोध किया है। वामपंथियों ने ज़्यादा इसका विरोध किया है। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को याद रख लेनी है। चलिए आंसर महाराज जाइए अब यहाँ से, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ लिया है, बस समझना है, तरीके समझ में आ जाएगा तो सब कुछ जिंगालाला हो जाएगा। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के किन्हीं दो सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों को समझाएं। देखिए वैश्वीकरण के दो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? आप लोग अपने स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं। सिंपल सा वैश्वीकरण के पहले सकारात्मक पॉइंट बताता हूँ, अगर आता है 4 मार्क्स में तो आप ये लिख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, इसलिए मैंने आंसर रखा है सामने, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, वैश्वीकरण तेजी से बदलते हुए, पहले पॉजिटिव बता रहा हूँ, बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की चिंता नितांत अनिवार्य प्रक्रिया है। यह लगातार बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता, आत्मनिर्भरता का जो है स्वाभाविक विकास है। तो सिंपल सी बात है, आज कहीं ना कहीं देश आत्मनिर्भर भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी हो रही है उन देशों में जब वैश्वीकरण अपनाया उन्होंने, तो ये एक फ़ायदा हो गया उसका, ठीक है। उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ है ज़रा ध्यान से देखिएगा। वैश्वीकरण के कारण पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है, इसका चलन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं पर निर्भरता कम हुई है। आज हमारा क्या हुआ, आज हम सेल्फ डिपेंडेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं वैश्वीकरण के कारण। आगे बात समझ में, तो ये कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो मैंने अभी तक आप लोग को पढ़ाया है। आगे बात समझ में। उसके बाद नकारात्मक प्रभाव में देखिए जरा, वैश्वीकरण के से बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां गरीब और अविकसित यानी जो अल्प विकसित देशों पर दबाव डालती हैं कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोलें। कहीं ना कहीं जो बड़े देश हैं ना, वो छोटे देशों पर दबाव भी बनाते हैं कि वो अपने दरवाजे खोलें, आने जाने का मौका दें, व्यापार करने का मौका दें, इससे छोटे देशों का नाश हो जाता है। तो ये नकारात्मक में लिखना है। उसके बाद है वैश्वीकरण का लाभ सभी वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, इसमें आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इंपैक्ट है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको बताया। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ी तेजी से चल रहा हूँ, बहुत ईजी है इसलिए मैं तेजी से चल रहा हूँ। आगे बात समझ में। चलिए आंसर महाराज जाइए अब यहाँ से, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ईजी हैं इसलिए मैं थोड़ा तेजी से इसको खींच रहा हूँ। देखिए वर्तमान विश्व पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। देखिए आंसर आप लोग को अपने स्क्रीन पर है, किस तरीके से बताना है। तो ज़्यादा मार्क्स का पूछता है, लेकिन मैंने कम मार्क्स के तौर पे इसको आपको बताया, लेकिन इतने का नहीं पूछता एग्जाम में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वर्तमान विश्व पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। प्राय जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है, उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो सकता है, कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं। देखिए सारा रिपीटेड जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो देखिए जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं, तो कुछ देश क्या करते हैं आपके ऊपर जबरन लादते हैं वो चीज़ें, कुछ देश खुद से स्वेच्छा से जो है व्यापार को बढ़ावा देते हैं। इससे क्या है, वैश्वीकरण का प्रवाह तेज होता है और अलग अलग प्रकार से वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं, जैसे वस्तुओं की, पूंजी की, जनता की, संचार का आवाजाही होता है। इससे वैश्वीकरण को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और वर्तमान में भी ये फायदा हो रहा है। दूसरा पॉइंट बोल रखा है, वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। आज जैसे हम लोग बहुत सारी वस्तुएं, हमारे देश की बाहर बहुत सारी वस्तुएं अपनाई जा रही हैं, तो ये चीज़ आप लोग को देखना है, लाभ बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है ये चीज़। और यहाँ पर ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध है। देखिए आज वर्तमान में देखा जाए तो पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध कम हुआ है, रोक कहीं ना कहीं जो थी ना हर चीज़ पर वो कम हुई है और एक दूसरे के देशों में जाने का अवसर सबको पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है। आंसर मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, लेकिन बहुत ईजी है इसलिए मैं आप लोग को ये आंसर नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिपीटेड है। बस मैंने आप लोग के सामने इसलिए रख दिया ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, जिसको पढ़ना हो वो अच्छे तरीके से इससे पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ था, आंसर आप लोग के सामने है, बढ़िया तरीके से है। ज़्यादा मार्क्स में पूछेगा तो भी लिख दो, कम मार्क्स में पूछेगा तो भी लिख दो। आगे बात समझ में, रिपीटेड है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। चलिए आंसर हमारा, अब जाइए यहाँ से। तो देखिए जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना होता है वो ले सकते हैं इन चीज़ों का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन करें। तो देखिए जरा, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर
वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हम जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो देश हैं उनके अर्थव्यवस्था पर अगर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, जरा वो आप लोग को ध्यान सुनना है। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है, रिपीटेड है, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, तो सिंपल सी बात है, जो गरीब देश है ना, जो पिछड़े देश हैं, जो अल्प विकसित हैं, उनका नाश हो जाता है, कहीं ना कहीं नाश होता है। लेकिन फायदा देखा जाए तो वस्तुओं का, पूंजी का अलग अलग तरीके से देखो फायदा भी होता है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, रिपीटेड है भाई, इसलिए मैंने देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, आंसर वही है, बस मैंने सामने रख दिया आप लोग के ताकि समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। व्यवहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ है कि धनी देश निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं ताकि आप लोग को जो है ईजी लैंग्वेज में बना कर लिख सकें। जब समझ जाओगे तो लिख दोगे। दूसरे पॉइंट में जैसे बोल रखा है, जो भी हो वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रभाव बढ़ा है उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ी है। वही रिपीटेड है, आप लोगों को भी पता चल गया रिपीटेड है, बस समझना है और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लिख देनी। बस क्वेश्चन आना चाहिए आपको समझ में, क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही इसका आंसर है। बस मेरा मेन मोटिव था आप लोग के सामने आंसर रखना, किस तरीके से आंसर बनेगा इसका। रिपीटेड है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको अभी, बाकी आप लोग के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। 36 बार पूछा गया है इसलिए मैंने सामने रख दिया है। जब इतनी बार आंसर पूछा जा रहा है तो सिंपल सी बात इंपॉर्टेंट ही होगा, और तो होगा नहीं। जैसे तीसरे पॉइंट में दे रखा है, वैश्वीकरण के परिणामों पर सोचते हुए हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरोकारों में एकासार आर्थिक नीतियों ने अपनाया गया है उनको, और लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग हुए हैं। परिणाम एक जैसे नहीं रहते, हर देशों में अलग अलग परिणाम पड़ता है। कहीं पे वैश्वीकरण के कारण नुकसान हो जाता है, कहीं पे वैश्वीकरण के कारण फायदा हो जाता है। आगे बात समझ में, तो ये आप लोग के सामने आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। बढ़िया तरीके से समझें और लिखें इसको पूरा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है, समझना है, ठीक है। चलिए आंसर हमारा जाइए अब यहाँ से। उसके बाद आ जाता है हमारा 19वां क्वेश्चन कि वैश्वीकरण से राज्यों के कार्य करने की क्षमता में कमी कैसे आती है। तो ये भी आंसर आपका क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन फिर भी मैंने दिया है यहाँ पर, आप लोग देखिए जरा। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से है कि देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पहला पॉइंट दे रखा है, वैश्वीकरण के कारण राज्यों की सुरक्षा की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। दुनिया भर के देशों में कल्याणकारी राज्य की मान्यता खत्म होती सी दिखाई दे रही है। यानी कि सारे देशों ने किस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, व्यवस्था पर और व्यापार पर ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया है, और कल्याणकारी कार्यों को कम करना शुरू कर दिया। अलग ध्यान हटाकर कुछ नई चीज़ें करना शुरू सरकारों ने कर दिया है। दूसरा है दुनिया भर के देशों में, ये भी रिपीटेड है ना, सबको याद रखना, जिसने पहले क्वेश्चन समझ लिए वो उसको रिपीटेड लगेगा। दुनिया भर के देशों में राज्य न्यूनतम हस्तक्षेपकारी भूमिका में आ चुके हैं। राज्य अब कुछ एक मुख्य कार्यों तक ही सीमित हैं, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और अपने नागरिकों की सुरक्षा को बनाए रखना, यहाँ तक। और कल्याणकारी राज्य से थोड़ा अलग हटकर ये कार्य करने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद तीसरा काम है इनका लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं पर प्रमुख जो है निर्धारक हैं। पूरे विश्व में बहुराष्ट्र निगम अपने पैर पसार चुके हैं, बहुराष्ट्र कंपनियां लग चुकी हैं, उनकी भूमिका बढ़ी है और इससे सरकारों के अपने दम पर फैसले करने की क्षमता में भी कमी आई है। सरकार कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में भी आ गई हैं, जिससे कि वो कार्य उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखना है आपको, एग्जाम में याद रख लेना है, ठीक है ना। तो चलिए ये आंसर है आप लोग के सामने, रिपीटेड था ये भी। चलिए अब हम लोग 20वां क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान सुनिएगा कि वैश्वीकरण राज्य की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ावा मिला है। देखिए अभी हमने पढ़ा था वैश्वीकरण के कारण वैश्वीकरण में राज्यों की कार्य क्षमता घट रही है, कल्याणकारी राज्य कम किए जा रहे हैं, लेकिन वही हम पढ़ने वाले कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो ये रिपीटेड नहीं है, ये नया क्वेश्चन है कि जो बेकार हो रहा है उस चीज़ को कैसे अच्छा किया जा सकता है, सरकारें कैसे ध्यान दे सकती हैं, वो आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में देखिए, तो वैश्वीकरण से हमारे आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, वैश्वीकरण से हमारे राज्य को चुनौती नहीं मिलती, सिंपल सी बात है, चुनौती नहीं मिलती। कई बार वैश्वीकरण राज्य की ताकत और कार्य क्षमता में वृद्धि जो है भी करता है। राज्य को एक राजनीतिक समुदाय के आधार पर इस दौर में भी कोई चुनौती नहीं मिली है। आज भी राज्य ही प्रमुख है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदे भी हैं,
आगे बस समझ में, फायदे भी हैं। तो राज्य कानून व्यवस्था, राष्ट्र सुरक्षा और जैसे अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण उनकी ताकत में बढ़ोतरी हुई है, उनके हाथों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस प्रौद्योगिकी के द्वारा राज्य अपने नागरिकों के बारे में हर तरह की छोटी छोटी बड़ी से बड़ी जो है सूचनाएं एक इकट्ठी कर लेता है और नए तरीके से विकास करने लोगों को शुरू कर देता है। सूचना और आंकड़ों के निर्बाध संग्रह से उनके कामकाज में दक्षता आई है और इस तरह राज्य की व्यवस्था और प्रणाली में जो है तेजी आई है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है कि जो कार्य इसमें बताया गया है 19वें में कि जो सरकार इन कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही, तो ऐसा पूर्ण रूप से नहीं है। सरकार ऐसा नहीं करती पूर्ण रूप से कि हाँ हर चीज़ पर ध्यान ना दे। सरकार ने नए तरीके से ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है आंसर महाराज, पहले तो आप जाइए यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। हमने पूरा जो है चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। बस देखिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग को बढ़िया तरीके से समझा पाया हूँ मैं, और हर बच्चे के दिमाग में सारी चीज़ें बैठा दिया है मैंने बढ़िया तरीके से, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और बस आप लोगों को क्या करना था, ढंग से सुनना है और देखना है आंसर। आगे बात समझ में, जिसने सुन लिया, जिसने देख लिया, उसको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप लोग साथ देते रहें, 7 क्लास का सपोर्ट करें बढ़िया तरीके से। अभी बहुत आगे तक जाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो वो प्लीज़ कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोग को अच्छे तरीके से मिलती रहें। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सेकंड जो बुक है हमारी, उसके जो चैप्टर आ रहे हैं वो मैं करवाऊंगा। 3 चैप्टर और बचे हैं, वो भी मैं आप लोग का करवा दूंगा बढ़िया तरीके से। आगे बात समझ में, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। जय हिंद, जय भारत। और प्यार अपना भर भर के दे, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ आप लोगों से। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।